सैयद रिजवान ने ये बात की कि फ़लसफ़े के अंदर एक लहर आई थी। मतलब आप अगर मग़रबी फ़लसफ़े की तारीख़ देखें, उसके अंदर जो है स्टोरी को एक साइड पे स्टोरी टेलिंग को एक साइड पे, किस्सा गोई को एक साइड पे कर दिया गया और दूसरी तरफ जो है वो फ़िलॉसॉफ़िकल ट्रूथ या साइंटिफ़िक ट्रूथ कहना चाहिए रादर, उसको जो है तरजीह। इसके अंदर इसकी जो हिस्ट्री है, मैं अपनी मोटिवेशन बता रहा हूँ क्योंकि मैं जो है वो पाकिस्तान में जब हम होते थे लाइक पाकिस्तानी मोस्ट पाकिस्तानीज़ मतलब एजुकेशन में साइंस पे एम्फेसिस था, तो मैथ हो गई, फिज़िक्स हो गई, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता भी बहुत अच्छा था। तो यूएस आके भी मैंने वही पढ़ना शुरू किया, फिज़िक्स से बात मेरी चली गई मेटाफिज़िक्स की तरफ यानी कि फ़िलॉसफ़ी की तरफ। फ़िलॉसफ़ी के अंदर हमने फिर पढ़ाई करना शुरू की। उसके अंदर कुछ मतलब यहाँ पे उसको अपोरिया कहा जाता है, बट आप ऐसे समझें कि बेसिकली ऐसे सवाल जिनको हल करना, उनकी तहलील जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती गई है फ़लसफ़े की तारीख़ के अंदर। और वो एप्रिशिएट करते-करते खुद मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो एक एक आप इसको समझे 2-3 तरीके से इसको कहा जाता है यहाँ पे अंग्रेज़ी में कि द लिटरेरी टर्न और द लिंग्विस्टिक टर्न, ये इस तरह की चीज़ें भी जिसके अंदर आप समझे फ़िलॉसफ़ी और साइंटिफ़िक फ़िलॉसफ़ी ने खुद रियलाइज़ किया है कि कुछ ऐसे गैप्स हैं जिनको हल करने के लिए हमें ह्यूमैनिटीज़ या लिटरेचर इस तरह की मतलब इसको मैं उलूम कहूँगा, साइंस नॉट इन द फिज़िक्स, केमिस्ट्री सेंस ऑफ द वर्ड साइंस, मगर उस तरह की साइंसेज़ की तरफ, उस तरह के उलूम की तरफ हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो उसको समझाने के लिए थोड़ा-सा मैं अब वही जो रिज़वान ने जो बात की उसको खोलता हूँ कि आप लोगों ने ये सुना हुआ होगा डेकार्ट का बड़ा फ़ेमस था, आई थिंक देयरफॉर आई एम। और इसको जो है वो मॉडर्न फ़िलॉसफ़ी में मतलब आप समझें 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स मग़रबी फ़लसफ़े में उसको एक तरह से फाउंडेशन बनाने की कोशिश की गई थी जिसके ऊपर सर्च फॉर नॉलेज जो है तामीर होगी। और अनफॉर्च्यूनेटली इसके अंदर अनफॉर्च्यूनेटली फॉर्च्यूनेटली वो पर्सपेक्टिव की बात है, मगर हुआ कुछ ऐसा कि जब इसके ऊपर सोचा गया तो अच्छा सॉरी रिज़वान आपसे स्पेशली सॉरी क्योंकि आपने कहा था फ़लसफ़े से दूर रहना है, मगर मेरे लिए बहुत मुश्किल है बात करना बगैर फ़लसफ़े में जाके। तो यहाँ पे जब ये डेकार्ट का जो आई थिंक देयरफॉर आई एम है, इसके बारे में जब लोगों ने सोचना शुरू किया, तो उन्होंने 1-2 उसकी जो तनकीदें निकाली, वो ये था कि इसका कंटेंट जो है कि ये जो नफ्स है, जो ये सोच रही है, ठीक है? इसका कंटेंट क्या है? इसकी ख़यालात का कंटेंट क्या है? ये मतलब किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल है कि ये सोच क्या रही है? मतलब आई थिंक क्या इसकी थॉट क्या है? तो उनको क्योंकि डेकार्ट ने इसको फिल आउट नहीं किया था, तो उसको एक आप समझे एक तरह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती गई कि जी ये जो आय है, जो फाउंडेशन है जिसके ऊपर नॉलेज खड़ी की जा रही है, ये बहुत ही ज़्यादा खाली है मतलब एम्प्टी है, वैक्यूअस है, इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है। तो ये आय हमें कैसे पता कि ये हमारा आय है वर्सेस किसी और का आय है वर्सेस किसी जानवर का आय है, खुदा का आय है, इसके ऊपर मतलब इस आय को समझा कैसे जाए? अब ये एक मसला था, उसके साथ-साथ एक और मसला था। नाउ द सेकंड ये जो दूसरा मसला मैं बयान करने लगा हूँ, ये ज़्यादा किस्सा गोई के साथ कनेक्टेड है। उन्होंने कहा कि जी, आप ये कैसे फैसला करेंगे कि एक लम्हे में जो सोचने वाला जो सब्जेक्ट है, जो सोचने वाला जो फ़ाइल है, वो वो दूसरे लम्हे में वो वही सोचने वाला है, वो वही फ़ाइल है। इस दोनों को कनेक्ट कैसे करेंगे? और इसका जवाब जो है वो मिला नहीं और ये आप समझें ये इतना बड़ा मसला बन गया कि कांट जैसे शख्स ने मतलब उसके 100-150 साल के बाद डेकार्ट के बाद आके उसने पूरी वो फर्स्ट क्रिटिक उसने किताब लिखी जिसके ऊपर मैं अपना पीएचडी मेरा तो खत्म नहीं हुआ था मगर डिसर्टेशन के अंदर उसी पे मैंने काम किया था कि उसने वो पूरी क्रिटिक का जो है वो मोटा सेक्शन जो है इसके ऊपर उसने सर्व किया कि जी हमारे थॉट्स के दरमियान ये कनेक्शन कैसे पैदा होता है ताकि हम इस बात के ऊपर यकीन रख सकें कि ये जो मेरी जो नफ्स है ये वही नफ्स है जो एक दूसरे लम्हे में एक और ख्याल उसको आ रहा है। उसके अंदर एक जवाब जो कांट के थ्रू इतना नहीं था वो, कांट ने उसके इमेजिनेशन की उसकी तरफ ले जाने की कोशिश की, मगर एक और जवाब जो कि ट्रेडिशन में मतलब हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, वेस्टर्न ट्रेडिशन के अंदर मिलता है, वो ये है कि जी इसमें मेमोरी का रोल है। अब मेमोरी जो है वही चीज़ों को कनेक्ट करती है। अच्छा फिर मेमोरी के बारे में जब सवाल उठाए तो फिर दोबारा एक समझे एक सर्कुलैरिटी पैदा हो गई
कि जी मेमोरी उसी वक़्त काम कर सकती है, जब आपके पास ऑलरेडी ये हो कि मेरी पिछली थॉट के अंदर मैं था, तो सवाल तो आपने सिर्फ़ डिले कर दिया, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया, तो ये तो मसला बन गया है। अब इसको दोबारा खुरेदा गया। इसको जब दोबारा खुरेदा गया तो आप इसमें समझें कि 2 तरह के रिएक्शंस आए। कुछ लोगों ने ये कहना कि नफ्स की जो है वो एक बेसिक रियलिटी है, इसकी अपनी कोई हक्कानियत है, जो उसको उन्होंने उसको तर्क कर दिया। इसके अंदर जो वेस्टर्न एनालिटिक ट्रेडिशन है, ठीक है? मगरबी फ़लसफ़े के अंदर 2 बड़ी-बड़ी ट्रेडिशंस ब्रॉडली स्पीकिंग हम बना सकते हैं, एनालिटिकल और कॉन्टिनेंटल। एनालिटिकल आप समझें एंग्लोफ़ोन जो दुनिया है उसके अंदर, और जो कॉन्टिनेंटल है उससे मतलब यूरोप का जो फ्रांस, जर्मनी, ये 2 मेजर बनती हैं ट्रेडिशंस। तो एनालिटिक के अंदर आप लोगों ने शायद इनका नाम भी सुना हो, ये न्यू एथियस्ट वगैरह के सर्कल्स में थोड़े मशहूर से डैनियल डेनेट। डैनियल डेनेट जो है उन्होंने एक इसके ऊपर पोजीशन ली और उन्होंने ये कहा कि मतलब एज अ मेटाफोर उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की है इसको, और उन्होंने कहा कि जी सेल्फ जो है, जो नफ्स जो है, उसकी जो कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है, तसलसल जो है जो हमारे ख्यालात के दरमियान, कि वो वही नफ्स है जो हर ख्याल का बानी तो नहीं कहना चाहिए, उसको उसको उस मतलब अखज़ कर रहा है, वो जो है वो एक ही है। वो इस तरह से हम कहते हैं कि इट्स अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और उन्होंने इसको ये बोला कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक एब्स्ट्रैक्शन है। हम ये मानते हैं कि हमारे पास इसका कोई सेपरेट सबूत नहीं है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरह हम इसको एक मतलब कुछ जैसे एक चेयर होती है, ठीक है? उसका कोई एक्चुअल सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होता, मगर फिजिसिस्ट जो हैं एक एब्स्ट्रैक्शन के अंदर उसको कहते हैं कि जी अगर कैलकुलेशंस करनी है तो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको फाइंड कर लें। और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी तरह से उन्होंने एनालॉजी दी इसकी कि ये जो है, आप जब इंसानों की बात कर रहे होते हैं, तो किसी इंसान का एक मखसूस सेंटर बनाने के लिए, ढूँढने के लिए हम सेल्फ की बात करते हैं। और इसका सबूत ऐसे मिलता है कि जब भी आप किसी से ये सवाल पूछें कि आप हैं कौन? वो अपने बारे में एक कहानी बताएगा, ठीक है? सवाल ये नहीं होगा कि व्हाट आर यू? रादर सवाल ये होगा कि हू आर यू? ये व्हाट आर यू ही का सवाल जो था, यही मसला था जिसकी वजह से डेकार्ट जो है वो फंसता चला गया, कांट आने की कोशिश की, वो मसले बनते रहे। तो सवालों में तफरीक करें, व्हाट आर यू के बजाय आप ये पूछना शुरू करें, हु आर यू? अगर आप इस तरह से अप्रिशिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि हर हर किस्से, हर कहानी, हर जो एक इंडिविजुअल कहानी है, इनफरादी लेवल पे जो कहानी है, उसके अंदर आपको एक नफ्स मिलना शुरू होगी, और वो जो नफ्स है उसी की हम बात करें, ये वो सेंटर है। तो अब कहने का मकसद ये कि मैं थोड़ा-सा इसको तफसील में बयान इसलिए किया है, ताकि ये देखा जाए कि एक जिसको जैसे रिजवान ने नैरेटिव एथिक्स की बात की है, उस नैरेटिव एथिक्स के पीछे जो फिलोसॉफिकल एक कॉन्सेप्ट जो छुपा हुआ है, वो है उसको यहाँ पे मतलब अक्सर कहा जाता है द नैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेल्फ, कि इसकी तामीर, इसकी बिना जो है वही नैरेटिव के ऊपर खड़ी हुई है। और वो नैरेटिव क्या है कि अपनी मुख्तलिफ ख़यालात को एक सिर्फ़ वो मतलब फैला के नहीं बयान करना, उसके अंदर एक कड़ी दौड़ाना। ये जो है, ये वाला जो काम है, ये है व्हाट सेल्फ इज़। तो कहने का मकसद ये है कि हम ऑब्वियसली किस्से कहानियों की हम बात कर सकते हैं एट द लेवल के, जी इसके अंदर दिलचस्पी भी होती है, इसके अंदर जो है वो आपकी इखलाकी तामीर भी होती है, ये सारी बातें हो सकती हैं। मगर मेरे जैसे शख्स के लिए जो सबसे ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग चीज़ है, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी ये किस्सा कहानी जो है, ये जो है ये एक मेटाफिज़िकल प्रॉब्लम को भी रिज़ॉल्व कर रही है। और अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हमें मेरे ख़्याल से थोड़ा-सा अंदाज़ा ये भी मिल सकता है कि ये जो यूनिवर्सैलिटी है स्टोरीज़ की, कि स्टोरीज़ ट्रैवल करती रहती हैं। जैसे रिज़वान ने मुल्ला नसरुद्दीन की बात की, या फंदी नसरुद्दीन, मतलब उनके मुख्तलिफ नाम हैं डिफरेंट इलाकों में। इसी तरह से अरब दुनिया में उनको जूहा कहा जाता है, या मतलब एक उनको अरबाइज करके उसी कैरेक्टर को जूहा कहा गया है। तो ये जो है इनकी यूनिवर्सैलिटी या कैसे एक्सप्लेन की जाएगी? या फिर जैसे कलीला व दिमना हो गया, ठीक है, इब्न मुकफ्फा की, ये जो है ये कहाँ से आई है? ये भी पंचतंत्रा की ट्रांसलेशन है, जो कि ऑलरेडी ईरान के अंदर मौजूद थी। फिर यही चीज़ आगे बढ़ती गई है। तो इसकी यूनिवर्सैलिटी किस लेवल पे अपील कर रही है? मैं सिर्फ ये कहूँगा उसमें कि इसको हमें शायद ज़्यादती होगी किस्सा गोई के साथ, अगर हम उसको ये देखें कि सिर्फ वो एक दिलचस्पी और या इखलाकी तामीरात के लिए इस्तेमाल होती है। हमें उसको ऐसे भी समझना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए
कि ये जो है ये मेटाफिजिकल लेवल पे हमारे मसले हल करती है, नॉट नेसेसरीली कि कॉन्शियसली हम मतलब जब हम किस्सा पढ़ रहे होते हैं, हम उससे रिलेट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम खुद अपनी नफ्स का उसके अंदर एक रिफ्लेक्शन देख रहे होते हैं। और ऑब्वियसली अगर इसी पॉइंट को अगर हम थोड़ा-सा और लेके जाएँ तो आप मतलब मंतक़ तैर की बात हुई है। उसके अंदर हमें ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस लेवल पे नज़र आती है कि कहानी और नफ्स के दरमियान जो ताल्लुक है, उसी को बरकरार रखा गया है और इस तरह से बहुत सारी कहानियाँ जो हैं वही बताई जाती हैं और उसकी रेज़ोनेंस, उसकी रीच इसीलिए है क्योंकि ये फ़लसफ़ियाना मसाइल भी हल कर रही है। तो ये तो पहला नुक्ता था। मेरे ख़्याल से 10-12 मिनट हो गए हैं तो मैं एक और 2 छोटे नुक्ते जो है वो बयान करता हूँ और फिर बात आगे बढ़ती है इंशाअल्लाह। अच्छा रिज़वान आपने बल्कि मुझे अभी ख़्याल आया आपने मौलाना रूम का किस्सा जो है वो आपने शेयर ही नहीं किया। आप मेरे ख़्याल से बातों में अच्छा वो एंड में करूँगा जब हम अच्छा ये एक कोई ठीक है, 2-3 कहानियाँ भी होनी चाहिए ना। ठीक है। तो चलिए मैं उसको अभी शेयर कर लेता हूँ। एक जो मुझे अब मैं तो जो है वो इंटरेस्टिंगली पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ मतलब कि यहाँ पे इल्मी गुफ्तगू तो हो रही है मगर हम अपने तजुर्बात भी शेयर करने आए हैं। जिस हम भी खुद कहानी है, तो हमारे तजुर्बे भी उसके सारे अनासिर हैं। तो मेरा जो अपना इंटरेस्ट प्रैक्टिकल लेवल पे जो डेवलप हुआ था अदर देन फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड वो फ़िल्में देख के हुआ था। कि फ़िल्मों में इतनी ज़बरदस्त और पावरफुल स्टोरीज़ बयान हो रही होती हैं, मगर लोग जब उनको सराहने बैठते हैं, तो जो स्पेशली आजकल जैसे इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स वगैरह ये पता नहीं क्या-क्या आती हैं, इसके अंदर लोग जो है ना वो स्पेक्टेकल के अंदर ज़्यादा महव हो जाते हैं। स्पेक्टेकल से मतलब ये है कि जी एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं और जी मतलब बड़े-बड़े जो आपके सीन्स हैं ना मतलब सिनेमेटोग्राफी अगर उसको कहा जाए, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस होता है रादर देन इसके के ऊपर कि यार ये कहानी क्या बयान हो रही है। कहानी के जो बेसिक अनासिर हैं कि इसके अंदर जो है वो आपके कैरेक्टर्स कौन है, इसकी आपकी सेटिंग क्या है, ठीक है? इसके एक डायलॉग क्या है? ये जो मतलब ओवरआर्चिंग थीम्स हैं, ये क्या बात हो रही है? वो सारी चीज़ें जो है वो रह जाती हैं। तो उसी को मैं एप्रिशिएट कर रहा था। फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार इसके अंदर जो है ना ये बहुत बड़े-बड़े नैरेटिव्स हैं फ़िल्मों में जैसे नॉवेलों में होते हैं, अफ़सानों में होते हैं। तो साथ-साथ इसको अगर हमें छोटा पैक करना चाहें हम पैक करना चाहें इसको मतलब इसका कंटेंट अगर छोटा बनाना चाहें, स्पेशली अगर मतलब जो यंगर जनरेशन है उससे बात करने के लिए, तो उसका क्या हल होगा? तो उसके अंदर फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि मगरिबी ट्रेडिशन में भी और ऑब्वियसली हमारी ईस्टर्न ट्रेडिशन के अंदर मैं यहाँ पे अफ्रीकन ट्रेडिशंस को भी शामिल करूँगा, जिसको कहा जाता है एफोरिज़म्स। एफोरिज़म्स जो है मतलब आप उनको मुहावरे कह लें, उनको तमसीलात कह लें, मतलब हिकायात कह लें, ये जो है इसका भी बड़ा किरदार है। और आप ये देखेंगे कि जिन्होंने जो नैरेटिव थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक्चुअली अक्सर वो अपनी किताबों में ना बिल्ड अप करके आते हैं। वो पहले जो है वो हमेशा इन छोटे मटीरियल्स की बात करते हैं, एफोरिज़्म जोक्स हो गए, लतीफ़े हो गए। अच्छा ये भी मज़े की बात है, मतलब आप लोग ज़्यादातर लोग यहाँ पे इल्मी शख्सियात हैं, तो उनके लिए बयान करने की ज़रूरत नहीं है, मगर अगर 1-2 लोग महफ़िल में ऐसे बैठे हुए जो लतीफ़ा जो लफ्ज़ है, उसकी एटिमोलॉजी अगर नहीं समझते हैं, तो ये बात ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए कि ये लफ्ज़ आया है लताइफ़ से, सटलिटी, इसको ट्रांसलेट जोक करना खुद एक जोक है। तो मतलब ये इसको जो है ना हमेशा सटलिटी इसको मेरे ख़्याल से एप्रिशिएट करना चाहिए कि ये एक बहुत ही ज़्यादा अब मतलब मेरे पास सिर्फ़ 2 ही लफ्ज़ हैं, सटलिटी और लताइफ़। इसके अलावा कोई लफ्ज़ अगर आप लोगों के ज़हन में है तो बताइएगा। मगर एक इसको एप्रिशिएट करना भी एक आर्ट है। ये एक आर्ट की तरह है जिसको एप्रिशिएट करने के लिए इस बंदे को सीखना पड़ता है। और सिर्फ़ हँस के इसकी एप्रिसिएशन जो है वो एन्जॉय नहीं की जा सकती है। तो इसी इसी उसमें अगर मैं बयान करूँ कि एग्ज़ाम्पल मुल्ला नसरुद्दीन की और बल्कि मैं एक्चुअली इसको जुहा के नाम से जानता हूँ इस वाली एग्ज़ाम्पल को। आप लोगों ने शायद सुनी होगी, जो तस्वीरें हैं वो भी अगर देखी हो, तो अक्सर जुहा या मुल्ला नसरुद्दीन का जो कैरेक्टर है वो अपने गधे के ऊपर, ख़िमार के ऊपर जो हिमार के ऊपर जो है वो उल्टे बैठे होते हैं और सफ़र कर रहे होते हैं। तो उसमें से एक जो हिकायत जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अभी, वो कुछ ऐसी है कि जी मुल्ला नसरुद्दीन या जुआ जो है वो एक दिन अपने गधे को ढूँढ रहे हैं, ठीक है? मगर साथ-साथ वो जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्र अल्लाह जो है वो बयान करते-करते जा रहे हैं और बार-बार ये कह रहे हैं कि मेरा गधा गुम गया, मेरा गधा गुम गया मगर खुदा का बहुत लाख-लाख शुक्र है और सारी हम्द है उसी हम्द व सना उसी खुदा के लिए। तो जो अवाम है जी वहाँ पे वो आती है, वो कहती है कि यार मुल्ला अजीब आदमी हो, मतलब तुम्हारा गधा गुम गया है, तुम खुदा का शुक्र कर रहे हो। तो मुल्ला जो है वो जवाब ये देते हैं कि जी
शुक्र मैं इसलिए अदा कर रहा हूँ कि अगर मैं उस गधे के ऊपर बैठा हुआ होता तो मैं भी गुम गया होता। ठीक है, अब देखिए, अब इसको जो है ना, मेरे ख्याल से ये छोटी सी मतलब 2 लम्हे में ये बयान होने वाली चीज़ है, मगर इसको अगर हम पार्स करना शुरू करें, इसको अगर हम इसकी जो जितनी लेयर्स हैं उसको अगर हम पील ऑफ करना शुरू करें, तो मतलब एक तो ये कि पहले दिलचस्पी कि ये तो मज़ा आया अच्छा सुन के कि एक मुल्ला जो है वो शायद बेवकूफ़ सा आदमी है, मगर इसी जैसे रिजवान ने बोला होली फूल, होली विज़डम, सॉरी फूल हार्डी विज़डम, इसी के अंदर से अब अगर हम बात निकालें, देखिए मुल्ला की वो कैफियत बयान हो रही है इधर कि जो कभी भी खुदा का शुक्र और हम तो भूल ही नहीं सकता, चाहे वो जिस हालत में भी हो। ठीक है, एक ये हो गया। अब दूसरी बात उसकी उसी को अगर आगे बढ़ाएं, दूसरी बात ये है कि मुल्ला जो है उसके लिए वो वाली वजह भी नहीं होनी चाहिए खुदा का शुक्र और हम्द करने की, जो एक आम अकल समझती है कि ये ज्यादा जरूरी है। जी खुदा ने मुझे नेमतें दी हैं, वो तो खुदा की नेमत हर चीज के अंदर तलाश कर रहा है। ठीक है, मतलब जो बला भी है उसमें भी उसने नेमत देख ली है। अब उसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं, क्या मुल्ला बेवकूफ है जो खुदा की बला के अंदर नेमत देख रहा है? ज्यादातर तो यही इसकी तफहीम है ना कि जी जो वो बेवकूफ आदमी है, मगर उसकी उसकी जो मतलब जो हिकमत है वो इसी बात के अंदर पिना है कि नहीं जी, उसको पता है कि ये बला बला है, मगर इस बला को तावील करना कि ये नेमत है खुदा की, ये मुल्ला का काम है। तो अब देखें, एक इतनी छोटी सी बात है, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी मेरे ख्याल से 3-4 लेवल्स पे जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है, और अभी गधे की तो बात ही नहीं हुई है कि इस गधा इसमें क्या रोल किरदार अदा कर रहा है। ठीक है, अब आप लोग जैसे एक मैंने मेरे ख्याल से अजरबैजान या पता नहीं कहाँ पे मैंने इसके बारे में पढ़ रहा था एक जमाने में कि वहां पे इन्होंने लफ्ज सरदार इस्तेमाल किया था कि मुल्ला जब जवाब देता है या जुआ जब जवाब देता है तो वो ये कहता है कि मैं इसका अगर सरदार होता, गधे का अगर सरदार होता, वो ये नहीं कहता कि मैं बैठा हुआ हूं। अब इसके जरा लफ्जी सरदार सरदाश्तन, मतलब फारसी वाले जो है वो उर्दू वाले जो है समझ जाएंगे कि अगर मैंने इसका सर थामा हुआ होता, इसका सर मैंने पकड़ा हुआ होता, तो मुल्ला साथ साथ ये भी बयान कर रहा है कि जी मैं अगर, अब उसको जिस तरह से भी तावील की जाए कि सर थामना, उसको सर उसकी 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 गिरफ्त में होना, उसका क्या मतलब होता, तो वो ये बात है कि शायद मुल्ला ये कह रहा है कि मैं अगर गधा होता, तो वो ये कह रहा है कि अगर मैं गधा होता तो मैं गुमा हुआ होता। तो देखिए, मतलब वही वाली बात है, आप इसको अगर फिर जबान पे जाके उसकी इंडिविजुअल वर्ड्स के ऊपर जाके तावील करना शुरू करें, वो अलग मायने निकलते हैं। साथ साथ अगर अवाम की बात करें कि अवाम का काम क्या है, वहां पे अवाम अवाम को क्यों रखा गया है, मतलब जो अरबी वाली जो मैंने कल रात ही देखी थी, उसके अंदर वहां पे जो है वो लफ्ज नास का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब उसकी भी बड़ी तावीलात की जा सकती है, मैं भी यहाँ पे रुक जाता हूँ कि नास, उन्स, ठीक है, निसियान, ये सारे लफ्ज जो है आपस में जब मिलना शुरू होते हैं, ये भूलना और चाहना और सवाल करना, नास का जो जो किरदार है इधर, उसके ऊपर किस तरह से बात की जा सकती है। तो कहने का मतलब ये कि छोटी छोटी ये चीजें हैं, मगर ये जब फैलाना हम शुरू करते हैं तो इसकी रिचनेस, इसके अंदर जो मतलब एक एक जिसे कहते हैं कि लामहदूद सवाल, इसके सवालात इसके अंदर निकलना शुरू होते हैं, तो मुझे वो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। तो और जो तीसरी बात है, मतलब वो ये इतनी ज्यादा मजे की नहीं है, मगर क्योंकि मैंने कौसर साहब को बोला था कि शायद मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूं, तो मैं ये बता दूं साथ साथ चलते चलते कि देखिए, जहां तक ये की जो कितने जो नफी की है अपना साइंटिफिक नॉलेज की, और दूसरी तरफ लिटरेचर की या स्टोरी टेलिंग की, उसको आजकल के ज़माने में तो मैंने एग्जांपल दे दी कि वो रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, उन दोनों को बाहम जो है उसकी हम आहंगी देखने की कोशिश की जा रही है। और मगर साथ साथ जो मैं दूसरा पॉइंट डिसाइड करना चाह रहा था वो ये था कि तारीख में भी हमें अरस्तु और अगर अफलातून को सामने रखें तो उनके अंदर भी ये नजर आता है कि वो दोनों कभी इसके दरमियान जो है वो इतना सीरियस डिवाइड नहीं करते कि मतलब वन इज ईस्ट एंड वेस्ट, वन इज ईस्ट, द अदर इज वेस्ट एंड द टू एंशिएंट लेवल मीट। ये वो वाली बात नहीं है उन लोगों में। वो प्लेटो के सारे डायलॉग्स जिसके अंदर सोक्रेटिस है, सुकरात है, वो तो वैसी डायलॉग फॉर्म में है, वो तो ऑलरेडी काइंड ऑफ नैरेटिव है जो चल रहा है, और उसी के थ्रू मतलब स्टोरी टेलिंग के थ्रू ही जो भी है वो फिलोसॉफिकल ट्रूथ्स या साइंटिफिक ट्रूथ्स देना चाहता है, उसी के थ्रू देता है हमेशा। और अरस्तु जो है वो बहुत ही कैटेगोरिकली पोएटिक्स के अंदर उसकी जो किताब है जिसके अंदर वो नैरेटिव्स को डील कर रहा है, वो मतलब बेसिकली उसको ड्रामा, ग्रीक ड्रामा को समझाने की कोशिश कर रहा है, उनकी जो एक आर्ट फॉर्म था उसको।
मगर उसके अंदर वो जो बात करता है वो ये कहता है कि वन ऑफ द पॉइंट दैट ही मेक्स इज कि जी हिस्ट्री से ज्यादा जो वैल्यूएबल विजडम ट्रेडिशन है वो एक्चुअली हमारी पोएटिक्स है, यानी कि नैरेटिव है। एरिस्टोटल के अंदर पोएटिक्स इज बेसिकली नैरेटिव। तो नैरेटिव स्टोरी टेलिंग जो है वो इज अ हैज मोर वैल्यू फॉर। अच्छा ये भी मजे की बात है बाय द वे, मैंने आई जस्ट रियलाइज कि फोन पे बात करते हुए मैं अंग्रेजी में ज्यादा बात कर रहा हूँ, तो मैं अपने देसियों की शक्ल देख के जो है ना उर्दू में आ जाता हूँ और फोन पे बात करते हुए अंग्रेजी में। खैर एनीवे, तो कहने का मकसद ये है कि अरस्तू और अफलातून को अगर हम सामने रखें और भी बहुत सारी शख्सियात हैं उनकी, मतलब अगस्तिन हो गए, एक्वाइनस हो गए, ये सारे ये ना मतलब इन्होंने जहाँ पे बहुत ही ज्यादा आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल ही फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हैं, साथ साथ इन्होंने कमेंट्रीज भी लिखी है ना बुक्स ऑफ के ऊपर, और ये उसको मतलब व्हीकल्स देखते हैं हमेशा टू कम्युनिकेट द सेम ट्रूथ। तो मतलब तफरीक इतनी सीरियसली हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी उसमें ली नहीं गई है, स्पेशली मतलब आप समझे 16वीं सेंचुरी 17वीं सेंचुरी से पहले तो नहीं, डेफिनेटली नहीं ली गई है, और आजकल भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये 250-300 साल का मसला है जिसके अंदर इतना ज्यादा स्टोरी टेलिंग को जो है वो पीटा गया है। तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, ये ट्रेडिशन जो है ये इंशाल्लाह कायम भी थी और इंशाल्लाह दोबारा बरकरार बरकरार भी थी और अब कायम भी और बेहतर होती जाएगी। ठीक है, ये बस यही पॉइंट था। बहुत मेहरबानी उमर भाई, तारुफ जरा दोबारा करवा दीजिए, वही मैं दोबारा कहूँगा ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि आप फलसफा कहाँ पढ़ाते हैं। तारुफ, अच्छा तो तारुफ, अच्छा ये भी बड़ा मुश्किल है ना कि तारुफ करना बगैर तारीफ के। तो फिलहाल तारुफ सिर्फ इतना है कि मैं रिजवान ज़मीर जो हैं उनके साथ हमने पीएचडी शुरू किया था। रिजवान ने अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म कर लिया, मैंने ख़त्म नहीं किया, मगर बीच में कुछ मसाइल आ गए तो मैंने टीचिंग काफ़ी की थी फ़लसफ़े की। आईबीए में भी मैं फ़लसफ़ा जो है वो पढ़ाता था, उधर 2.5 साल तकरीबन मैंने आईबीए में फ़िलासफ़ी पढ़ाई है। वहाँ पे हम ज़्यादा जो है फोकस करते थे, आप समझे, मेटाफिजिक्स और वेस्टर्न फिलोसफी, मतलब सॉरी पॉलिटिकल फिलोसफी के ऊपर। और वैसे दिलचस्पियाँ जो है वो काफ़ी सारी हैं। आजकल करियर जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ मतलब समझे शाख पे निकल गया है और फाइनेंस वगैरह के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, मगर दिलचस्पियों में मतलब फ़लसफ़ा तो ऑब्वियसली इज़ नंबर 1, मगर साथ साथ मतलब जो हमारा टॉपिक है इससे रिलेटेड साइंस कह रहा हूँ, फिल्म हो गया और मतलब इश्यूज ऑफ थियोलॉजी, एथिक्स, इस तरह की चीज़ें, ये सारे मेरे इंटरेस्ट है। उमर साहब बहुत मेहरबानी, उम्मीद है कि आगे भी हम इसको जब रेगुलराइज करेंगे